हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। इसमें हम यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। दोस्तों, ये क्लास हम लोग इसमें हम द हिंदू में आने वाले आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो उसी प्रकार ये मैं क्लास लेकर आया हूं। तो आज है यो सुबह 5 बजे ये क्लास होती है। दोस्तों, हमारी एक अनाउंसमेंट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में हमारी एग्जामपुर की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और हमारे जो नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं CHSL और CGL उन सबको सब्सक्राइब करिए। सस्ती दरों के साथ, बेस्ट टीचर के साथ, आपको बेस्ट कंटेंट के साथ ये क्लासेस दी जा रही हैं, तो आपकी बेहतरी के लिए है। पढ़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे दो आर्टिकल्स पर। एक तो बात है क्रिमिनल इंडिया और चाइना या फिर बहुत से देशों का क्लाइमेट के ऊपर क्या स्टैंड है, एक ये। दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो बात शुरू करते हैं कुछ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इन्होंने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 जो आया है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन से भरा है। ये कुछ देर की बात ही है कि इसकी संवैधानिकता जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत जांची जाएगी। गवर्नमेंट का ऑब्स्टेंशन ही है कि वो कहते हैं कि डिस्पाइट ओपोजिशन इन पार्लियामेंट एज वेल एज फ्रॉम एनलाइटेड सेक्शन इज अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे वो कहते हैं कि इंटेंट और वर्डिंग जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट की वो दोनों ही सिंगल आउट करती है कम्युनिटी को उसके हॉस्टाइल ट्रीटमेंट के लिए। इसमें वो कहते हैं कि देखिए, बिल चूज करता है ओपन सिटीजनशिप डोर हर नॉन मुस्लिम को, जो कि 3 देशों से है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहाँ पे आगे वो कहते हैं ऑस्टेंसिबल रीजन उसके ये है कि एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है टू मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी उन देशों में से कि वो यहाँ पे आके इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। आगे वो कहते हैं टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कि रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट होगी दिस कैटेगरी के नेचुरलाइजेशन से वो 11 साल से कम के 5 साल कर दी गई है। और कहते हैं कि बिल ने केयरफुली अवॉइड किया है वर्ड्स को जैसे कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटी, बट द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन सेज कि मैनी पर्सन, बहुत से लोग जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, इन्होंने इन देशों में रिलीजियन धर्म के आधार पर बहुत सारी परसिक्यूशन फेस की हैं। ये रेफर करता है कि होम मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन 2014, 15 और 16 में एग्जेम्प्ट किया जाए अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स को। आगे वो कहते हैं कि देखिए, द फॉरेन एक्ट 1946 हो या पासपोर्ट एक्ट 1920 हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्रिएट करता है एक कैटेगरी ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन एंड रेंडर्ड। आगे वो कहते हैं कि एक की आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज दैट इट विल नॉट एक्सटेंड दोज परसिक्यूटेड। मतलब कि ये तो कहते हैं कि जिन लोगों को परसिक्यूट किया जाता है, परेशान किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं धर्म के आधार पर, उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये बिल इस जगह में फेल हो जाता है जहां पे उसको म्यांमार में और श्रीलंका में जो रोहिंग्या और तमिल्स के साथ ऐसा हो रहा है, रेफ्यूजी के साथ, वहां क्यों नहीं दे रहे। वो कहते हैं ये यहां पर भी फेल हुआ शिया और अहमदिया मुस्लिम्स को देने में। ठीक है, सिटीजनशिप। और कहते हैं कि एग्जेम्पशन होती है, एप्लीकेशन होती है जो CM प्रोविजंस की, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल की, वो कि ट्राइबल एरिया के असम में, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा या इनर लाइन परमिट एरिया के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब में नहीं जा सकते। ये क्लियरली बेस्ड है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी है। ठीक है, सारा का सारा काफ़ी डिटेल के साथ समझाया है उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल। आगे वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि केयरफुल और मीनिंगफुल कैटेगराइजेशन करने की जरूरत है, मेन प्रोविजंस जो कि उसमें फेल हुए हैं टू डू दैट। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि जो सेंट्रल फीचर है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आर्टिकल 14 में आता है, बेसिस फॉर क्लासिफाइंग ए ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट शुड बियर ए रीजनल नेक्सस। यहाँ पे आगे वो कहते हैं इफ प्रोटेक्टिंग प्रोसिक्यूटेड नेबर माइनॉरिटी इज द ऑब्जेक्टिव, अगर ये ऑब्जेक्टिव होता, अगर प्रोसिक्यूटेड नेबर माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव होता तो क्लासिफिकेशन फेल ना होती। जो कि क्लासिफिकेशन है वो फेल है करती है टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को, संवैधानिकता को, जो कि बिकॉज कि जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ कुछ कंट्रियों का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, कुछ कम्युनिटी का एक्सक्लूजन किया जा रहा है, जैसे एग्जांपल में म्यांमार और श्रीलंका हमने लिखा ही है। बस दोस्तों यही कहते हैं। ठीक है, यही सारा आर्टिकल है।
तो आगे बात होएगी क्लाइमेट ट्रीटी के ऊपर। क्लाइमेट ट्रीटी के ऊपर इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना की तारीफ की है, ठीक है। जरा समझ लें किस प्रकार से, कि वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल स्ट्रेटजी इंडिया और चाइना के साथ ली जा रही है, ये सेंट्रल स्टेज लेके चलेंगी। यहाँ पे वो कहते हैं कि एनुअल क्लाइमेट समिट होता है जिसके साथ इंक्रीज लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ग्रीन हाउस गैस की क्वेश्चन खड़ा कर रही है ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज के ऊपर। जो वर्ल्ड के मेजर अमीटर्स हैं वो रिजेक्ट कर चुके हैं मल्टीलेटरलिज्म को, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो चुका है, यूएसए ने तो साफ साफ ही कर दिया, ठीक है। जो बर्डन शेयरिंग प्रोग्राम है, जो यूरोपियन यूनियन का विजन है कि वो नेट जीरो कर देगा 2050 तक, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि ये थर्ड ऑफ एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल के आ रही हैं, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि बोथ, हालांकि ये शिफ्टिंग बर्डन जा रही है इंडिया और चाइना के ऊपर। यहाँ पे वो कहते हैं कि जो पॉलिसी प्रोग्राम है क्लाइमेट ट्रीटी कंसीडर करती है सिम्टम्स को, ठीक है, रादर देन कॉजेस, जो कि यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैं। जो इंडिया है रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ 3% कुमुलेटिव एमिशंस के लिए जो एमिशन हुई है, बाकियों के लिए रिस्पॉन्सिबल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन ऐसे देश हैं। आगे वो बात करते हैं डाइवर्जेंट रिसोर्स यूज की, रिसोर्सेज को, संसाधनों को किस प्रकार से यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत सारे संसाधन जो कि एक्सेसिव संसाधन यूज किए गए हैं वो दुनिया की एक होता है ना 1/5, 1/5 की आबादी के द्वारा ही यूज किए गए हैं, जो कि पश्चिमी देशों के शहरों में रहती है, ठीक है, जो कि जिम्मेदार है ग्लोबल मटेरियल यूज की और क्लाइमेट चेंज की। हालांकि एशिया की बात करें तो उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आती है और वो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ लेस देन हाफ, मतलब जितना भी मटेरियल आज तक यूज किया है उसके हाफ से भी कम यूज करने में, ठीक है, क्योंकि वो कुदरत के साथ, नेचर की हार्मोनी के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि थ्री शिफ्ट इन नेचुरल रिसोर्सेज लिया गया है, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, रूरल टू अर्बन और लाइवलीहुड टू वेलबींग, ठीक है दोस्तों। 3 प्रकार का शिफ्ट किया गया है, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री गए हैं, रूरल टू अर्बन गए हैं और लाइवलीहुड टू वेलबींग गए हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म इट्स आफ्टर मैथ ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन आया है, जिन्होंने ड्राइवर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तीसरा सोसाइटल नोशंस की बात करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ पहला फर्स्ट 2 ग्लोबल ट्रेंड्स शो लिमिटेड कन्वर्जेंस एंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। बाकी वो कहते हैं जो थर्ड डाइवर्जन है वो शार्पली बिटवीन मटेरियल अबंडेंस के बीच में हुआ है वेस्ट की और सोसाइटल वेलबीइंग इन इंडिया एंड चाइना, ठीक है दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं वो कहना चाहते हैं कि वेस्ट के देशों ने जहां जबरदस्त लेवल पर अर्बनाइजेशन हुआ है उन्होंने ही ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल किया है, हालांकि दूसरे देशों ने कम किया है, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि देखिए जो नेशनल रिसोर्सेज यूज एक्सेलरेटेड किया गया 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। कहते हैं जो रिसोर्स यूज एक्सेलरेट किया गया 1950 के बाद, नॉट विद इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज 1850 में, 1970 में 3/4 ऑफ देयर पॉपुलेशन की अगर वो बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की चल रही है, मतलब जितनी है उसकी 3/4 ऑफ पॉपुलेशन वो सिटीज की तरफ बढ़ गई और सिटीज में उन्होंने अच्छी प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़े और बहुत जबरदस्त मटेरियल यूज हुआ, रिसोर्सेज यूज हुए और जो क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण बना। हालांकि वो कहते हैं कि जो चाइना है वो एक्सेलरेशन के तौर पर काम किया है रिसोर्सेज यूज के लिए 2000 से आल्सो ड्राइवर हुआ है, अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ा है, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ है, डिफरेंट वैल्यू और ऑब्जेक्टिंग के इंक्रीज हुए हैं, वेलबींग इंक्रीज हुआ है उनका, ठीक है, वेल्थ इंक्रीज हुई है। आगे वो कहते हैं कि जो शेयर ऑफ मटेरियल यूज है डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि चाइना में हुई है वो 1995 के हिसाब से कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहा, लेकिन हालांकि धीरे धीरे स्ट्रक्चरल, इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस हुए, एनर्जीज में चेंजेस हुए, मटेरियल यूज में, सिविलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स में चेंज हुए, ठीक है। आगे वो कहते हैं कि देखिए जो कंट्रीब्यूशन रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रिसोर्स यूज के लिए, कम्युनिटी एमिशन के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वो 1950 में ही 40% के करीब खड़ी हो रही थी। रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, यूरोप में हुआ डिक्लाइन, ठीक है। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूरोप डिक्लाइन हुआ 26%, ठीक है, वो इसी लेवल पर रह सकता है। और 2015 तक कहते हैं कि ग्लोबल पॉपुलेशन डबल हो गई व्हेन एमिशन इन चाइना बिगन टू स्टेबलाइज एंड अकाउंटेड फॉर 12% ऑफ क्युमुलेटिव एमिशंस, ठीक है, कि जो चाइना बिगन करेगा स्टेबलाइज करना, वो काउंटेड करेगा 12% होगा जिसमें टोटल क्युमुलेटिव एमिशंस का, ठीक है।
आगे वो कहते हैं डिफरेंट विजन्स ऑफ प्रोस्पेरिटी के अलग अलग विजन्स हैं। देखिए ये डिफरेंट विजन ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात समझिए जरा, इसमें वो इंडिया और चाइना को ज़्यादा ध्यान रखने हैं। कहते हैं इंडिया और चाइना दोनों ही सभ्यता से बड़े देश हैं, पॉपुलेशन अमेरिका से 8 गुना ज़्यादा है, ठीक है, और रीडिफाइन कर रहे हैं प्रोग्रेस को चाइना और इंडिया, ठीक है। चाइना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में पर कैपिटा यूरोपियन यूनियन का तीसरा हिस्सा और यूएस का 6th, मतलब जितना यूएस इस्तेमाल कर रहा है उसका 1/6 और जितना यूरोपियन इस्तेमाल कर रहा है उसका 1/3 इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा काम कर रहा है, मतलब कितनी कम कर रहा है इनके मुकाबले। जो रेजिडेंशियल एनर्जी कंजप्शन है वो हालांकि इंक्रीज हुआ है जीडीपी के साथ, लेकिन जीडीपी के मुकाबले में कम इंक्रीज हुआ है। वो कहते हैं चाइना के साथ आल्सो मतलब यूरोपियन यूनियन और यूएस से 1/6 कम कारें हैं, ठीक है। हालांकि वो कहते हैं कि चाइना नियरली 40% की जो जनसंख्या है वो 40% डिस्टेंस ट्रैवल करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे बसें होगी, ट्रेन होगी, मतलब प्राइवेट कार्स कम है। हालांकि कहते हैं चाइना की कार्स को डबल हो जाएंगी 2040 तक, लेकिन उसकी आधी कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बेस्ड होंगी। और चाइना का जो मोस्ट एक्सटेंसिव इलेक्ट्रिक हाई स्पीड रेल सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ऊपर है। बीजिंग की बात करें तो वो कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। एशिया का जो हाउस होल्ड है सेविंग एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ 2, वो बात करते हैं मेजर करने की ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। वो कहते हैं कि ड्रॉ करना चाहिए, लेसन्स लेने चाहिए इंडिया और चाइना से। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं जो ट्रांसपोर्ट एमिशंस है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग एमिशंस वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। मतलब कि वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट बिकम हाफ ऑफ ग्लोबल मिशन, मतलब जितनी भी ग्लोबल मिशन हैं उसकी हाफ ऑफ ट्रांसपोर्ट मिशन से आती हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया और चाइना ऐसे ग्लोबल लीडर बनेंगे सस्टेनेबिलिटी में, नॉट ओनली बिकॉज कि इसकी पर कैपिटा इन रिसोर्स कम होगी, लेकिन वो कहते हैं कि उनका ऑयल यूज द कंट्रीब्यूशन टू पीक ऑयल अराउंड 2035 अडॉप्ट इलेक्ट्रिसिटी को अडॉप्ट कर लेंगे। और जो मतलब देखिए उनके कहने का मतलब है कि इंडिया और चाइना मेजर तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड हो जाएंगी, जो कि सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पर होगी, और जो कि इनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट पॉइंट होगा 2040 के तक। वो कहते हैं कि मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल वेल्थ, मतलब दुनिया की हाफ ऑफ ग्लोबल वेल्थ आधी से ज्यादा फिर एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो वेस्ट की तरफ चली गई थी, ठीक है। इसमें वो कहते हैं द देन पैटर्न ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज use adopted by western civilization will more clearly be seen as a short term anomaly rather than collective transformation। मतलब कुल मिला के उन्होंने यही कहा है कि देखिए इंडिया और चाइना एक तरह के मॉडल बन के निकलेंगे जिसके अंतर्गत वो अपना बहुत सारा इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। और बाकी देशों के अगर वो मिशंस की बात करें तो इंडिया और चाइना का कभी भी इतना शेयर रहा ही नहीं है। जितनी भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट तो पश्चिमी देशों का, जिसमें यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका जैसे देश ही आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही है, मतलब रिसोर्सेज जितने संसाधन यूज़ किए उन संसाधनों को बदला तो क्लाइमेट चेंज आया, तो मतलब प्रदूषण फैला, तो यही सब कुछ होता है ना। तो दोस्तों यहीं पर हमारी क्लास पूरी होती है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। और दोस्तों फिर से मैं कहता हूं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारी प्ले स्टोर से एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करिए। हमारे नए कोर्सेज शुरू हुए हैं CHSL और CGL, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हमारे जो कोर्सेज हैं वो सस्ती दरों पे बेस्ट टीचर और बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। फ्रेंड्स बाय।